नमस्कार दोस्तों। हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे जो हमारा अंतिम विषय भी है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में। वो है हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। इस छोटे से विषय को हम डिस्कस करेंगे और तत्पश्चात 3 छोटे छोटे और विषय हमारे पास है। भाषा की परिभाषा, इतने टाइम से हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे होता, तो भाषा की परिभाषा भी जाननी जरूरी है क्योंकि भाषा होती क्या है सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। और भाषा की परिभाषा भी देख लेंगे एक आध विद्वान के अनुसार और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात मैंने एक छोटा सा विषय और लिया है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। जो हम हिंदी जो शब्द है ये, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये विकसित कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कहाँ किया, भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग इसका कहाँ मिलता है, उस विषय पे भी हम छोटी सी टिप्पणी या बात करेंगे। तत्पश्चात एक छोटा सा विषय और है, वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग, कि हिंदी जो शब्द है उसका वर्तमान में किन अर्थों में प्रयोग होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विषय है हमारा, जो सबसे पहला विषय है हमारा वो है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। तो देखते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं उपभाषाएं और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बोलियां। उपभाषाएं और यहाँ पे लिख लेते हैं हम बोलियां। देखते हैं अब सबसे पहली जो उपभाषा है, सबसे पहली उपभाषा है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी सबसे पहली उपभाषा होगी हमारी पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो अंतर्गत बोलियां आती है वो 5 बोलियां आती हैं, हमने पहले भी देख लिया। और पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के स्वर सैन्य रूप से होता है। अब बोलियां देख लेते हैं हम लोग। और बोलियों की बात करें तो आपको पता ही है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली और हरियाणवी, हरियाणवी, कन्नौजी, और 5वीं जो हमारी बोली है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है बुंदेली। ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हो गई। ठीक है जी। अब हम देखते हैं दूसरी उपभाषा, और दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी रूप से होता है अपभ्रंश के। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये होगी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है जी। हमने देख लिया अब तक 2 भाषाएं और उनकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी हमने देख ली है और पूर्वी हिंदी भी हमने देख ली है। और उसके बाद की बात करें तो अब आती है हमारी बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से होता है, मागधी रूप से। बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हमने देखी हैं पहले ही, मगही, मगही, मैथिली,
और भोजपुरी। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। अब हम दो भाषाएं बचती हैं हमारी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। उनको हम इसको मिटा के आगे देखते हैं। ठीक है जी, इनको मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची है और पर्याप्त जगह ना होने के कारण हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, आप इसको नोट कर सकते हैं। चौथी की बात करें तो चौथी जो वो भाषा है हमारी वो है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश के स्वर सैन्य रूप से हुआ है। ठीक है जी, और राजस्थानी हिंदी के जो अंतर्गत बोलियां आती हैं वो आती हैं आपकी 4 बोलियां। ठीक है जी, जयपुरी, जयपुरी एक बोली हो गई। जयपुरी के बाद मारवाड़ी, और मेवाती, और अंतिम मालवी। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हिंदी की 5वीं उपभाषा और अंतिम है पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं। ठीक है जी, तो पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से होता है? पहाड़ी हिंदी का विकास अपभ्रंश के खस अपभ्रंश से होता है। ठीक है जी, और खस अपभ्रंश जो है वो जैसे जो प्राचीन भी नहीं कह सकते, परंतु जब भाषा विज्ञान अस्तित्व में आया, भाषा विज्ञान पे हिंदी की बोलियों पे जब लिखा जाने लगा भाषा विज्ञान में, तो जॉर्ज ग्रेयर्सन जो हुए हैं उन्होंने उसका संबंध जो पहाड़ी हिंदी का खस अपभ्रंश से माना है। और उनकी पुस्तक है भाषा विज्ञान की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने पहाड़ी हिंदी का विकास जो खस अपभ्रंश से माना है। परंतु जो आधुनिक समय में जैसे भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञानी हुए, उन्होंने जो पहाड़ी हिंदी का विकास जो सौर सैन्य अपभ्रंश से माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किया है, पिछली वीडियो में इस संबंध में हमने बात कर ली थी। और पहाड़ी हिंदी से जो बोलियाँ निकली हैं वो 3 बोलियाँ निकली हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। और पूर्वी पहाड़ी की बात करें तो पूर्वी पहाड़ी से निकली नेपाली, और नेपाली का संबंध भारत से तो है नहीं, या हिंदी से तो है नहीं इस तरह का। और अब इसी तरह से हम जो पहाड़ी हिंदी है वो उसको पूर्ववर्ती जो रूप था जिसको हम नेपाली हिंदी बोलते हैं उसको हम इनमें नहीं गिनेंगे, इसीलिए हम पहाड़ी हिंदी से पश्चिमी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी से कौन सी बोलियाँ निकली, ये संबंध में हमने बात कर भी ली थी पहले, और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इस संबंध में कि पश्चिमी पहाड़ी से कौन सी बोलियाँ निकली थी। पश्चिमी पहाड़ी की बात करें तो पश्चिमी पहाड़ी से जो हिमाचल प्रदेश में जितनी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं वो पश्चिमी पहाड़ी से, कुछ जम्मू कश्मीर की भी जो बोलियाँ हैं वो भी पश्चिमी हिंदी से निकली हुई हैं। ठीक है जी, जॉर्ज ग्रेयर्सन जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत 62 बोलियों का उल्लेख किया है। कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? 62 बोलियों का उल्लेख किया है। ठीक है जी, उनकी वो पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज ग्रेयर्सन भाषा विज्ञानी हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था, जिसको कालक्रम की दृष्टि से जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कालक्रम का पहली बार अनुसरण किया था, तो इसलिए भी वो महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रेयर्सन वो भाषा विज्ञानी थे। और दूसरी की बात करें तो दूसरी थी हमारी मध्यवर्ती पहाड़ी या केंद्रीय पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी, और मध्यवर्ती पहाड़ी से जो भाषाएं निकली वो हमने पिछली वीडियो में भी देखी है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली ये उत्तराखंड में बोली जाती हैं बेसिकली। ठीक है जी,
तो हमने हिंदी की बोलियों का उल्लेख कर लिया अभी, और वर्णन भी कर लिया कि कौन कौन सी हिंदी की भाषाएं और बोलियां हैं। और मुझे लगता है कि आपने बहुत समझ भी लिया होगा इस चीज़ को, और आप याद भी करेंगे, समझेंगे भी इन चीज़ों को, और ये समझना ज़रूरी भी है। एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते नहीं, हमें भारत की जो भाषा है, जो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं भारत में इसको, उस नाते भी हमें हिंदी के विकास को, उनकी बोलियों को, कैसे हिंदी का विकास होता है, उनको समझना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा विषय थे, हाँ, इसका हमने कर लिया है, और इसको हमने पढ़ने के पश्चात जो दूसरा विषय था हमारा, अब हम उसको देखते हैं। अगर बात की जाए दूसरे विषय की, जो दूसरा विषय मैंने चुना है आज के लिए, तो दूसरा विषय था हमारा भाषा की परिभाषा। क्योंकि हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, अभी भाषा की उत्पत्ति तो पढ़ रहे हैं हम, परंतु हमें अभी तक भाषा के अर्थ को या उसकी परिभाषा तो हमने देखी नहीं है, तो उसको देख लेते हैं हम। एक विषय हमारा ख़त्म होता है। बात की जाए भाषा की परिभाषा की, भाषा की परिभाषा, और भाषा की परिभाषा के लिए मैंने एक विद्वान की परिभाषा ली है, फिर उसके बाद मैं अपने शब्दों में भी बताऊंगा कि परिभाषा मेरे अनुसार क्या है। हम यहाँ पे बात करेंगे उन विद्वान की, कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, और उस व्याकरण को मैं भी फॉलो करता हूँ, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। तो उसमें एक परिभाषा है भाषा के संबंध में। तो परिभाषा है कि भाषा वह साधन है, भाषा वो साधन है, साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ठीक है जी। वह दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने भी इसी तरह की परिभाषा दी है, और यही परिभाषा कामता प्रसाद गुरु की है, परंतु उन्होंने हम की जगह मनुष्य बोला है। मैंने हम इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हम जब खुद पे इस चीज़ को लेते हैं तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मनुष्य भी है, मनुष्य, और हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसलिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ठीक है जी, या कर सकते हैं। वह दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। आपका मीनिंग यहाँ पे हम खुद करेंगे, आप यानी कि हम खुद समझ सकते हैं उस चीज़ को स्पष्टता के साथ। ठीक है जी। और मैं अपनी ओर से बताऊं कि भाषा क्या होती है, तो मेरी नज़रों में भाषा उन ध्वनि चिन्हों का समूह है जिसमें मनुष्य अपने भाव विचार संप्रेषित करते हैं। ठीक है जी। क्या बोला मैंने कहा कि अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ कि भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, तो भाषा की परिभाषा मेरे शब्दों में भाषा उन ध्वनि चिन्हों का समूह है जिससे मनुष्य अपने भाव विचार
दूसरों तक स्पष्टता के साथ और सार्थकता के साथ संप्रेषित करता है। तो भाषा की परिभाषा हमने देख ली और भाषा के संबंध में हम पढ़ रहे थे, तो भाषा की जानकारी होना हमें ज़रूरी है। और ये हमने देख ली भाषा की परिभाषा, और भाषा के अर्थ को भी हम समझ गए। तो भाषा की परिभाषाएं तो विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बहुत सारी दी हैं, जैसे भोलानाथ तिवारी हैं, फिर बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो भाषा विज्ञानी हैं, व्याकरणिक हैं, उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए अब इतना ही देखते हैं। तो तत्पश्चात जब हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जब विस्तृत में देखेंगे इनको, तो हम सब विद्वानों की परिभाषाएं भी देखेंगे और सबके अनुसार इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब हम तीसरे विषय की ओर आते हैं, जो एक छोटा सा तीसरा विषय हमारा था। अब हम उनको भी समझ लेते हैं। और तीसरा विषय था हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द बना कैसे, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, तो हिंदी शब्द जो है वो सिंधु शब्द का पर्यायवाची है। अब इसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम छोटे छोटे पॉइंटों में समझने की कोशिश करते हैं। जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का पर्याय है। सिंधु शब्द का पर्याय है। ठीक है जी। ये जो हिंदी शब्द हम जब बोलते हैं हिंदी, तो ये सिंधु शब्द का पर्याय है, और इसको हम अब आगे से पॉइंटों में समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो सिंधु शब्द है, ये एक नदी का नाम था। सिंधु किसका नाम था? सिंधु नदी का नाम था। सिंधु नदी का नाम है, नदी का नाम है। ठीक है जी। इतना आप समझ गए होंगे कि क्या है। और यही सिंधु ईरानी, जो ईरानी लोग थे, फारसी भाषा जो बोलते हैं, तो यही सिंधु शब्द है। ये सिंधु शब्द, ये सिंधु शब्द ईरानी, ईरानी यानी फारसी। ठीक है जी। फारसी में हिंदू हो गया। अब ये हिंदू क्यों हुआ, इसका बताते हैं अब आपको। क्योंकि जो ईरानी लोग हैं, ईरानी स को ह उच्चारित करते हैं। क्या करते हैं? ह उच्चारित करते हैं। ठीक है जी। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। हमने देखा हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? तो हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का पर्याय है। ठीक है जी। और सिंधु शब्द संस्कृत में सिंधु नदी के लिए होता प्रयोग होता था। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये सिंधु शब्द ईरानी फारसी में हिंदू हो गया। क्यों हुआ हिंदी? इसका कारण है क्योंकि ईरानी जो लोग हैं वो स को ह उच्चारित करते हैं। ठीक है जी। इतना पढ़ लीजिए, इतना समझ लीजिए, और हो सके तो लिखने का भी हो तो लिख भी लीजिए। और हम आगे देखते हैं। अब इसके आगे चौथा पॉइंट देखते हैं इसका कि क्या हो सकता है। और ठीक है जी। और ये समझना ज़रूरी भी है हमारे लिए कि आज जब हम बोलते हैं ना कि हिंदी जो शब्द है वो हिंदी जो फारसी भाषा से निकला वो शब्द या फारसी भाषा का शब्द है, तो हमें समझना चाहिए कि वो कैसे विकास होता है।
वैसे अगर सही मायने में बात की जाए तो हिंदी जो है वो संस्कृत का शब्द है, क्योंकि जो ये फारसी लोग थे, ईरानी लोग, उनका वहाँ पे जो स को स उच्चारित किया जाता है, स को ह उच्चारित किया जाता है। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं कि अब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को, सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को ईरानी हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। हिंदू कहने लगे। और फिर जब उन्होंने हिंदू बोलने में उनमें थोड़ी कठिनाई है हिंदू, तो फिर वो अभी क्षेत्र विशेष के अर्थ में ही हिंदू का प्रयोग हो रहा है, अभी भाषा के अर्थ में हिंदू का प्रयोग नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ क्षेत्र विशेष के या देश विशेष के उसमें इसका वर्णन हो रहा है। ठीक है जी। और फिर जब हिंदू बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है तो इन्होंने इसको सरल बना दिया, और सरल बना के क्या बन गया? हिंद। क्या बन गया जी? हिंद। सरलतम शब्द बना हिंद। ठीक है जी। सरलतम शब्द क्या बन गया? हिंद बन गया। यहाँ तक समझिए आप। और फिर इसके बाद की बात की जाए तो इसके बाद जब ईरानी लोग जब भारत से और ज़्यादा परिचित हो गए, तो ये हिंद जब बन गया था तो यहाँ ये जो क्षेत्र था भारत का, ये जो जितनी भाषाएं आती थी उस क्षेत्र में, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में, तो इसमें हिंद में फारसी का इक प्रत्यय जुड़ गया। कौन सा प्रत्यय जुड़ गया जी? इक प्रत्यय जुड़ गया। और क्या बन गया? प्रत्यय जुड़कर हिंदीक हो गया। क्या हो गया? हिंदीक। और हिंदीक का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ हिंदी का अर्थ? हिंदी का अर्थ हुआ हिंद की या हिंद का। और हिंद की क्या हो गया? मतलब हिंद का मतलब हुआ हिंद की भाषाएं, यानी कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था उसके आसपास बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है जी। और कालांतर में क्या होता है, अब लिखूंगा नहीं मैं। और कालांतर में होता है कि इक जो है, सॉरी, कालांतर में जो क है उसका लोप हो जाता है। ठीक है। और क्या रह जाता है? क। और क का लोप होने के बाद सिर्फ हिंदी बच जाता है, और इस तरह हिंदी शब्द बनता है। ठीक है जी। और अगर बात की जाए तो ये जो हिंदी शब्द है वो संस्कृत का है, और संस्कृत से विकसित होता हुआ फारसी में जाकर तब हिंदी बनता है। ठीक है जी। इतना आपको समझ आ गया होगा मेरे को ऐसे लगता है। और अब हम इसको मिटा देते हैं, और आगे के लिए जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा विषय और लिया था हमने, उसको भी जानेंगे। और वो छोटा सा विषय है वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो इतनी सारी बोलियां, भाषाएं हैं, तो हिंदी का प्रयोग कैसे समझे हम, किन अर्थों में हिंदी को समझे, हिंदी क्या है। ठीक है जी। अब चौथा टॉपिक है हमारा वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग। और वर्तमान में हिंदी शब्द का जो प्रयोग है उसको मुख्यतः तीन चरणों में बांट सकते हैं, तीन अर्थों में उसका अर्थ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विस्तृत अर्थ में। विस्तृत अर्थ में। ठीक है जी। और विस्तृत अर्थ की बात करें तो विस्तृत अर्थ में आएगा आपका जो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं
उनके अर्थ में, विस्तृत अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग उन अर्थों में समझा जाता है। ठीक है जी। 5 उपभाषाएं, और 17 बोलियों, 17 बोलियों के अर्थ में विस्तृत अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग जो हमने भी पढ़ी हैं, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, विस्तृत अर्थ में हिंदी का अर्थ इस तरह से समझा जाता है। और अब हम देखें तो संकुचित अर्थ में, अब संकुचित अर्थ में क्या है? संकुचित अर्थ में, और संकुचित अर्थ की बात करें तो खड़ी बोली के अर्थ में हिंदी को लिया जाता है। और इसको कैसे खड़ी बोली के अर्थ में लिया जाता है? जो हम आज हिंदी बोलते हैं, जो हमारी राजभाषा भी है, इसको हम बोलते हैं, वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली, जो सिनेमा की भाषा है, सरकार की भाषा है, ठीक है जी, राज व्यवस्था की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। ठीक है जी। इसको संकुचित अर्थ में हिंदी का अर्थ खड़ी बोली से है। ठीक है जी। एक तीसरा अर्थ अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक भाषा विज्ञान का भी हो जाएगा। भाषा विज्ञान के अर्थ में हम क्या देखेंगे? इसको जो पूर्वी और पश्चिमी बोलियां थी, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी, ठीक है जी, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के अर्थ में समझा जाता है। ठीक है जी। और भाषा विज्ञान जो है वो पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी और बुंदेली है। और 5 और 3 8 भाषा विज्ञान के अर्थ में हिंदी का अर्थ ये, और संकुचित अर्थ में खड़ी बोली से है। ठीक है जी। और विस्तृत अर्थ की बात करें तो विस्तृत अर्थ में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों के अर्थ में हिंदी का प्रयोग समझा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम कल बात करेंगे। और कल के लिए देखेंगे हम जो हमने जितनी भी भाषाएं पढ़ी, जितनी भी जैसे संस्कृत पढ़ी, पाली, प्राकृत, जितनी भी हमने भाषाएं पढ़ी, उनके क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है जी। वो उनकी कुछ व्याकरणिक विशेषताएं देखें, जितनी भी व्याकरण की विशेषताएं उनको देखेंगे, और उनमें जो साहित्य रचा गया है उनको देखने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।